आधी रात के समय एक राजा पूजा की थाली लेकर एक महाकाल के मंदिर में महाकाल की मूर्ति को प्रणाम करता है और उनकी शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए कहता है, हे महादेव, और कितनी परीक्षा लोगे? कई सालों से हर अमावस्या की रात को आपके मंदिर में आकर शिवलिंग को दूध चढ़ाता हूँ, सिर्फ यही प्रार्थना लिए कि मुझे संतान का सुख मिल जाए। राजा स्वराज की आंखों में आंसू होते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शिवलिंग के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उसके सामने महादेव प्रकट होते हैं। स्वराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद राजा स्वराज वापस अपने महल लौट आता है। महाराज, आइए, आपका ही इंतजार था। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है महाराज कि आप पिता बनने वाले हो। ये सुनते ही राजा फूले नहीं समाते। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। राजा स्वराज अपनी पूरी प्रजा के साथ जश्न मनाता है और बहुत खुश होता है। देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बाद रानी भार्गवी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन बदकिस्मती से वह लड़की बहुत काली होती है। जैसे ही राजा स्वराज अपनी बेटी को देखता है, वह उसे गोद में भी नहीं उठाता। रानी भार्गवी, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये बच्ची ना तो आपसे मेल खाती है और ना ही मुझसे। महाराज, ऐसा कहकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। ये बच्ची आपकी और मेरी ही है। रानी भार्गवी की बात सुनकर राजा स्वराज वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जो भी राजा स्वराज की बेटी को देखने आता, उसके रंग को देखकर उसका मजाक बनाने लगता। धीरे धीरे रानी भार्गवी की बेटी राजकुमारी इंदु बड़ी होने लगती है। एक दिन राजा एक किला विजय करके आता है और अपनी रानी भार्गवी से कहता है, रानी भार्गवी, मैं किला विजय करके आया हूँ, जश्न की तैयारी की जाए। महाराज, आप चिंता न करें, आपके जश्न में मैं 4 चांद लगा दूंगी। भार्गवी रात के समारोह की तैयारी में लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों की बेटी इंदु अपने महल के अंदर इतनी तैयारियां देखकर कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछती है, माँ, ये किसकी तैयारियां हो रही हैं? पूरे महल को फूलों से क्यों सजाया जा रहा है? राजा ने किला विजय किया है, उसी के लिए एक समारोह की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, अब तुम यहाँ आ गई हो तो मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। समारोह के समय तुम अपने कमरे में ही रहना, ये राजा का आदेश है। बेचारी इंदु चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इंदु के पास एक प्यारा सा खरगोश था। वह अपने खरगोश से बात करने लगती है। मैं जानती हूँ पिताजी ने मुझे समारोह में आने की अनुमति क्यों नहीं दी, क्योंकि मैं इतनी काली जो हूँ। चलो कोई नहीं, आज हम दोनों बहुत खेलेंगे। इंदु अपने खरगोश के साथ अपने कमरे में खेल रही होती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। तभी अचानक से इंदु का खरगोश कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। इंदु अपने खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और समारोह में पहुंच जाती है। उसको देखकर सभी लोग कहते हैं, हे भगवान, इतनी काली लड़की! अरे इतनी काली लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे ये तो वही बच्ची है जो रानी भार्गवी को हुई थी। देखो तो सही, राजा और रानी की बेटी कितनी काली है। योगिता की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी राजा पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद राजा स्वराज और उसकी रानी भार्गवी को बहुत गुस्सा आता है। स्वराज और भार्गवी इंदु का हाथ पकड़ के उसे महल से बाहर निकाल देते हैं। बस, अब तुम और इस महल में नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। रानी भार्गवी और राजा स्वराज दोनों महल का दरवाजा बंद करवा देते हैं और अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद इंदु वहाँ से चली जाती है। महल से जाने के बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ सड़क के किनारे बैठी हुई दिखाई पड़ती है। उस बूढ़ी औरत की पोती अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, मेरे को बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे को खाना खाने दादी। 2 दिन हो गए दादी, और कब तक यहाँ भीख का इंतजार करें? सब लोग तो रोजाना खाना खाते हैं, फिर हम 2 दिन में एक बार क्यों खाते हैं? बेटी, यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। उन्हें देखकर इंदु अपने मन में सोचती है, ये कितने गरीब हैं, बेचारे 2 दिन में एक बार खाना खाते हैं और हम तो जब चाहे तब खाना खा सकते हैं। भगवान ने इन्हें गरीब क्यों बनाया? और इस छोटी सी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इंदु उनके पास आती है और अपने पहने हुए कुछ गहने उतार कर उस बूढ़ी दादी को दे देती है। दादी माँ, ये कुछ गहने रख लीजिए। मैं दूर से आपकी और आपकी पोती की बातें सुन रही थी। मैंने सुना कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इनसे आपको कुछ खाना तो मिल ही जाएगा।
आप अपनी पोती को खाना खिला दीजिए, वह बहुत भूखी है। वह बूढ़ी दादी इंदु के सर पर हाथ रखती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद इंदु वहां से चली जाती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे एक बहुत ही लाचार और कोढ़ी की बीमारी वाला आदमी दिखाई पड़ता है। इंदु अपने सारे गहने निकाल कर उसे दे देती है और उसे कहती है, मुझसे ज्यादा इन गहनों की तुम्हें जरूरत है, ये लो, इनसे अपना इलाज करवा लेना। उसकी मदद करके इंदु आगे निकल जाती है। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और उसे बहुत जोर से भूख लगती है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा होता। बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या खाऊं? पिताजी ने भी मुझे महल से निकाल दिया। आज अगर मैं गोरी और सुंदर होती तो पिताजी मुझे कभी महल से ना निकालते। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ मेरे महल से बाहर निकलने के बाद मैंने कई गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की। भगवान कभी न कभी तो मुझे इसका पुण्य जरूर देगा। बेचारी इंदु इस तरह सोचते हुए वहीं सो जाती है। जिसके बाद उसे एक सपना आता है। सपने में एक जादुई परी उसे बहुत प्यार करती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, आज के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी के इतना कहते ही इंदु बहुत खूबसूरत और गोरी हो जाती है। तभी अचानक इंदु की आंखें खुलती हैं। अरे, मैं तो सपना देख रही थी, लेकिन काश मैं उतनी खूबसूरत हकीकत में भी होती। जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ पैरों पर पड़ती है, वह सड़क पर गिरे हुए पानी के अंदर झांककर अपने आप को देखते हुए कहती है, अरे ये क्या, मेरे हाथ पैर तो गोरे हो गए हैं और मैं अपने सपने की तरह खूबसूरत हो गई हूँ, यानी कि मेरा सपना सच हो गया है। अपने आप को इतना खूबसूरत देख इंदु बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे भूख लगने लगती है। बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे महल के खाने की याद आ रही है। काश मैं महल जितना लजीज खाना खा पाती। उसके इतना कहते ही उसके सामने महल जैसा लजीज और स्वादिष्ट पकवान प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, मेरे बोलते ही यहाँ तो इतने सारे पकवान प्रकट हो गए हैं। इसका मतलब मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ भी हैं। इंदु तुरंत खाना खाने लगती है, जिसके बाद वह गाँव में घूमने लगती है। जब भी वह कहीं तो जाती तो उसे कोई ना कोई गरीब इंसान मिल जाता और वह अपने जादू से उस गरीब इंसान की मदद करने लगती। जिसके बाद इंदु गांव में रहना शुरू कर देती है और अपने जादू से अपने लिए एक महल जैसा छोटा सा घर बनाती। लेकिन ये बात राजा स्वराज तक पहुंच जाती है। राजा, हमारी प्रजा के बीच में एक जादुई लड़की रहती है। वो बहुत खूबसूरत और सुंदर है और जादू से गरीब लोगों की मदद करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उस लड़की से मिलना है, उसे फौरन मेरे पास ले आओ। राजा स्वराज के सैनिक उसकी बेटी राजकुमारी इंदु को पकड़कर महल में ले आते हैं। जैसे ही स्वराज इंदु को देखता है, वह अचंभित रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो मेरी बेटी इंदु है। इसका मतलब वो जादुई लड़की मेरी बेटी है। अपनी बेटी को इतना खूबसूरत देख राजा और उसकी रानी भार्गवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह इंदु से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने तुम्हें अपनाया नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास है। तुम वापस महल लौट आओ। नहीं पिताजी, अब मैं वापस नहीं आना चाहती। मैं प्रजा के साथ ही रहना चाहती हूँ। उनकी दुख तकलीफ को ठीक करना चाहती हूँ। उनके साथ रहकर मुझे खुशी मिलती है। ऐसा कहकर इंदु वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भार्गवी और स्वराज दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह रोते रह जाते हैं।